नमस्कार, मैं हूं सुरभि बटेरा। आप देख रहे हैं वेब दुनिया। संपूर्ण भारत में जहां कोरोना वायरस जैसे महामारी इस तहलका मचा रहा है, वहीं इस बीमारी पर कई लोग जल चुके हैं। लेकिन कोविड-19 से ठीक होने के बाद एक नई बीमारी जिसे म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है, इसे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। यह बीमारी कैसे उत्पन्न होती है, लोगों में इससे अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वैज्ञानिक डॉक्टर राम श्रीवास्तव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले ये बताइए कि बीमारी क्या है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, जिसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। ये जो ब्लैक फंगस की बीमारी है, ये कोई नई बीमारी नहीं है और इसमें हमको रहने की आदत है स्वस्थ लोगों को। लेकिन जब कमजोर जिनकी स्थिति होती है, जिनका की लोगों के प्रति लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उन पर ये ज्यादा असर करती है। और खासकर आजकल जो कोरोना के मरीज हैं, कोविड-19 के, ये मरीज जब लंबे समय तक अस्पताल में रहते हैं, आईसीयू यूनिट में रहते हैं और लौटकर जब घर जाते हैं, तब इनमें कुछ लोगों में इनको देखा गया है। भारत में तकरीबन अभी तक 150 से ज्यादा मरीज इस काम के आ चुके हैं। और यह जो है आंख के पीछे घुसकर ऑप्टिकल नर्व को दबाता है और दिमाग में जाकर मरीज को जो है मृत्यु की ओर ले जाता है। इससे बचने के लिए उसकी आंखें तक निकालना पड़ती हैं, लेकिन इससे बहुत आसानी से बचा जा सकता है। उसको बचाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि जैसे ही आप अपना मरीज को सिर दर्द हो, तेज बुखार हो और उसका मुंह खोलकर देखेंगे तो ऊपर के तालू के नीचे काला सा स्पॉट दिखे, तो इसका मतलब ब्लैक फंगस काम कर रहा है। उसको तत्काल अगर हम उसकी चिकित्सा कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा हानिकारक नहीं है, यह संक्रमक नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर नहीं फैलता है। और जिस तरह से कोरोना वायरस फैलता है, ऐसा ये छूत की बीमारी नहीं है। और जहां तक 2014 के एक रिसर्च पेपर जिसमें 42 संदर्भ मौजूद है, अध्ययन किया गया है, उससे ये बात पुख्ता तौर से पता लग गई है कि ब्लैक फंगस अस्पताल जनित, हॉस्पिटल प्रोड्यूस्ड एक बीमारी है। और वहां तो इंग्लैंड में तो ये भी पाया गया है कि जो अस्पताल में चादर, तकिए के गिलाफ और मरीज को पहनाने वाले कपड़े हैं, उनकी जब जांच की गई तो उनमें ब्लैक फंगस के पोर्स पाए गए। तो यदि हम उनको ऑक्सीजन जिस नली से दे रहे हैं, उस नली का पानी समय से बदलते रहें, और हम उन कपड़ों को जिनको कि हम मरीज को पहना रहे हैं, उन पर गर्म अच्छी तरह से प्रेस किए बंद कपड़े हों, और वो जो कपड़े हैं जिनको चादर वगैरह उड़ाते हैं, वो ज्यादातर हमारे यहाँ जो है धोबी घाट में उनको सुखाते हैं, नाले के पानी से और कहीं भी उनको साफ करते हैं और जमीन पर बिछाकर सुखाते हैं। उनसे ये फंगस चला आता है और ये स्वस्थ व्यक्ति को परेशान नहीं करता, जो कमजोर होते हैं उनको होता है। इसलिए विशेष सावधानी अगर बरती जाएगी तो ब्लैक फंगस की बीमारी दूर हो जाएगी। यहाँ ब्लैक फंगस के अलावा कुछ चीज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा, जो कि हमारी कोरोना प्रोटोकॉल में अभी तक इंक्लूड नहीं की गई हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी हैं। ऐसा ही एक रिसर्च पेपर मुझे मिला है, जो बहुत ताजा अध्ययन है इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि जो मक्खियां होती हैं, हाउस फ्लाई, घर में जो अपनी मक्खियां आती हैं, अब ये सीजन आम का सीजन है, गुठलियां लोग बाहर फेंकते हैं, कचरे में डालते हैं। और केवल इतना ही नहीं, मक्खियों को हमारे पसीने की जो बायोकेमिकल निकलते हैं वो बहुत पसंद है। तो होता यह है कि अगर कोरोना के मरीज, वो चाहे मरीज ना हो, एसिम्प्टोमेटिक हो, उसको कोई बीमारी ना हो, अगर उसकी जांच की जाए वो कोरोना पॉजिटिव होगा, उसके भी शरीर पर अगर पसीने में बैठी हुई मक्खी बाहर से उड़कर आकर एक स्वस्थ आदमी के शरीर में आएगी तो वो कोरोना फैलाती है। तो ये एसओपी में हमको अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है, ताजा रिसर्च है, और यह हमको सावधानी बरतना चाहिए, हमारे घर में मक्खी कतई ना आए। केवल मक्खी नहीं, अभी एक और रिसर्च पेपर जो मुझे ताजा अभी मिला है, उससे ये सिद्ध हो रहा है कि कोरोना का मरीज जब अच्छा होकर घर पहुंच जाता है, उसकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, इसके बाद भी उसके मल में, उसकी पॉटी में 33 दिन तक कोरोना पाया गया है। केवल एक दो नहीं, करीब 300 मरीजों पर यह इंग्लैंड में अध्ययन हुआ है यूनिवर्सिटी में। तो इससे यह पता लगता है
कि मरीज अच्छा भी हो जाएगा तो 33 दिन तक उसके अंदर जो मल है, जो फीसेस है, जो पू है, उसमें वो कोरोना का वायरस रहता है। और यह जब हम हमारे उस मल को डिस्चार्ज करते हैं तो सीवेज लाइन में आता है। सीवेज लाइन में कॉकरोच होते हैं। कॉकरोच अगर आएंगे तो निश्चित रूप से उनके विंग्स में, उनके पैरों में, उनके मुंह में ये कोरोना वायरस आकर घर में फैलेगा। तो हमको ये बहुत बड़ी सावधानी बरतना चाहिए कि इस कोरोना काल के अंदर घर में किसी तरह भी मक्खी प्रवेश ना करे और ना कोई कॉकरोच प्रवेश करे। एक और सावधानी बहुत जरूरी है जिसके के लिए वैज्ञानिक बहुत चेतावनी दे रहे हैं कि हम जब भी टॉयलेट जाएं तो कमोड का ढक्कन हमेशा बंद कर दिया करें। क्यों? ये पाया गया है कि कोरोना वायरस हवा में 3 घंटे तक रहता है। मक्खियों के पंखे पर तो 4 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रहता है। कॉकरोच में भी ये 2 दिन तक बना रह सकता है। इससे ये पता लगता है कि हमको अगर कोरोना की त्रासदी से बचना है तो निश्चित रूप से हमको कमोड में टॉयलेट को यूज करते समय ढक्कन बंद करके फ्लश करना चाहिए। घर में कॉकरोच को नहीं आने देना चाहिए। और मक्खी तो इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जो आज कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो रहा है, संभवतः उनके बहुत से कारणों में से एक कारण ये भी है। मास्क तो लगाना ही चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना चाहिए, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए खुली हवा में रहना चाहिए और अपने घर का वेंटिलेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, अच्छी खुराक होना चाहिए, लिक्विड इंटेक ज्यादा लेना चाहिए। ये तो एसओपी में ऑलरेडी इंक्लूड है, लेकिन ये 3 नई चीजें हैं जो ताजा रिसर्च पेपर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सर, बट ये जो बीमारी है ये सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट ज्यादा देखी जाती है। देखिए, डायबिटीज असली में होता क्या है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि शक्कर की मात्रा रक्त में जब ज्यादा मिल जाती है तो हमारा जो गट बैक्टीरिया से न्यूरल नेटवर्क का संपर्क है, यानी गट बैक्टीरिया और हमारे मस्तिष्क की तंत्र का बड़ा सीधा संबंध है। और यही एक कारण है कि शुगर अगर ज्यादा हो जाती है तो बीमारी में दवा असर नहीं करती और बीमारी कब बढ़ गई हमको पता नहीं लगता, और जब बीमारी बढ़ जाती है तब इसका असर होता है। ये डायबिटीज वालों को, ब्लड प्रेशर वालों को, इनको थोड़ा अधिक सावधान रहना चाहिए। पर ऐसा कोई खतरा नहीं है ब्लैक फंगस का, इसका हवा बिला वजह बना दिया गया है। मैं तो कहता हूं कोरोना का भी इतना बड़ा खतरा नहीं है जिस तरह से सांप के काटने से आदमी मर जाता है। जबकि हम जानते हैं 80% सांप जो होते हैं जहरीले नहीं होते, लेकिन बगैर जहर के सांप ने भी अगर किसी आदमी को काट लिया तो आदमी मर जाता है। क्यों? क्यों? सदमा लगता है, शॉक लगता है। अभी ऐसे कई उदाहरण आए हैं कि मरीज बिल्कुल अच्छा है, कुछ नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जैसे ही आई पता लगा अरे वो तो पॉजिटिव है, वो तड़ाक से मर गया। और मरने के कारण क्या हो सकते हैं आज की तारीख में? तो हर कोई जो भी मरता है तो पहली शंका कोरोना की होती है। और मेरा अपना अभिमत है कि हमको जन जागृति कराकर इस बात का लोगों को एहसास कराना चाहिए। कोरोना महामारी अवश्य है, किंतु इससे बचा जा सकता है। इससे डरिए मत, घबराइए नहीं। ये कोई भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, हवा नहीं है, ये खा नहीं जाएगा। और इसका सदमा कतई नहीं होना चाहिए, शॉक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी जितनी मृत्यु हो रही है वो शॉक से अधिक हो रही है, कोरोना की वजह से कम हो रही है। लेकिन सर जो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? कोविड-19 से ठीक होने के बाद मरीज एकदम ठीक हो जाते हैं, सामने आते हैं, जिनकी इससे पहचाना जा सकती है ब्लैक फंक्शन। अभी तक जितना भी वैज्ञानिक सामग्री का मैंने अध्ययन किया है, मैंने अच्छी तरह से इस बात की पुष्टि कर दी है कि ब्लैक फंगस आपके घर में भी आपको लग सकता है। आपके रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में अगर आप देखेंगे तो जो पैकिंग है कई बार काला हो जाता है। आपके घर की जो सीलिंग फैंस है उनके किनारे जो काले धूल भरे हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने घर को बंद करके महीने 2 महीने के लिए बाहर जाएंगे और बरसात के टाइम में ह्यूमिडिटी यहाँ भी होगी तो जहाँ आपकी छत है, दीवार है, जहाँ सीलन होगी वहां पर कालापन आ जाता है, वो ब्लैक फंगस होता है। यही ब्लैक फंगस पोर्स के रूप में हवा में फैलता रहता है और ये से निजात पाना मुश्किल है। यह तो वायुमंडल का एक अंग हो गया है। इससे बचने का यही एक तरीका है, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और अभी जो रिकॉर्ड है उससे ये पता लगता है कि जो मरीज कोरोना के हैं, बहुत अधिक समय तक अस्पताल में रहे हैं, जिनको हैवी डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, WHO ने भी कहा है, सभी कह रहे हैं कि इतने हैवी डोज स्टेरॉइड के मत दीजिएगा, क्योंकि
केवल स्टेरॉइड के डोज ही नहीं, अभी जो हमारे यहाँ दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो ये है कि फेफड़ों की जांच करने के लिए जो हम एक्सरे दे रहे हैं उनका डोज एक निश्चित डोज होता है, लेकिन कैट जो स्कैन हो रहा है लंग्स का कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी से, उसमें एक कैट स्कैनिंग कराने में हम 400 चेस्ट एक्सरे के बराबर रेडिएशन दे रहे हैं। और ये देखने में आया है कि बहुत से मरीजों को 4-4, 5-5 बार तक ये उनका स्कैनिंग कराया गया है। इतना अधिक हमने उनको रेडिएशन दे दिया है कि 3-4 साल बाद हो सकता है कि वो दौड़ते आए और कैंसर के मरीज बन जाए। तो हमारे चिकित्सकों को इस बात की सावधानी रखना चाहिए कि कैलकुलेटेड हिसाब से ही स्टेरॉइड्स दें और कैट स्कैन जहां तक हो सके अवॉइड करें। मरीजों को सबसे ज्यादा आज आवश्यकता है इम्यूनिटी बढ़ाने की, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। वो तभी आ सकती है जब मरीज स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन करें, एक्सरसाइज करें, डरे नहीं। आज इसका जो हवा हो गया है, इसका जो भूत बन गया है, इसका जो एक सदमा बैठ गया है, वो ज्यादा खतरनाक है बीमारी से कहीं। सर, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अभी आज के टाइम में? देखिए, जो अलग अलग पैथी हैं, एक तो जैसे एलोपैथी है, उसमें विटामिन और हाई रिच प्रोटीन की खुराक रिकमेंड करते हैं। चूंकि लॉकडाउन है तो लोग जो है घूम नहीं पाते हैं, तो घर में एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, सबसे अच्छा तरीका है योगा प्राणायाम। क्यों? योगा करने से आपको ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है। प्राणायाम करने से हम इंटरनल ऑर्गन की मसाजिंग करते हैं। हमारे जो भीतरी शरीर के अवयव हैं, जैसे किडनी है, लिवर है, इन सब में जो है आंतरिक मसाजिंग होती है। और अगर हम अपने मस्तिष्क को शांत रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, निगेटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे, और ये मानकर चलेंगे कि ये जो संकट आया है ये तो आया है, उसी रफ्तार से चला जाएगा। हमको इससे निपटने के लिए मन को शांत रखकर और ये मानकर कि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, सावधानी बरतते हुए रहेंगे तो इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन आप बता रहे हैं कि वो अभी नई बीमारी नहीं, लेकिन कोविड-19 के बाद में इसमें लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखें भी खो दी, जान भी चली गई। देखिए, अभी तक कोई ऐसा आदमी मरीज ब्लैक फंगस का बनकर नहीं आया है जो अस्पताल में भर्ती ना हुआ हो, जो डायबिटिक ना हो, जो लंबे समय तक आईसीयू यूनिट में ना रहा हो, जिसको लंबे समय तक ऑक्सीजन ना दी गई हो। क्योंकि ऑक्सीजन खाली सूखी हवा द्वारा नहीं दी जाती है, उसको पानी में बुलबुले बनाकर निकाल कर दिया जाती है। ये हमारे अस्पतालों की गलती है कि वो जो वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, सलाइन वाटर होना चाहिए, उसको हर 24 घंटे में या 12 घंटे में चेंज करते रहना चाहिए। मरीजों के जो कपड़े हैं, सामान्य बीमारियों में तो नर्सिंग जब होती थी तो मरीज को दिन में 1 बार 2 बार स्पंज कराया जाता था। कोरोना के समय में क्योंकि स्पंज कराने वाले को उसका जो इंफेक्शन लगने का खतरा होता है, तो सामान्यतः उसकी देखभाल उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितनी हमको करना चाहिए। यद्यपि इसमें जो स्वास्थ्य कर्मियों का दोष नहीं है, क्योंकि उनको भी उससे उतना ही ज्यादा खतरा है, पर इसका एकमात्र तरीका ये है कि अगर हम उसके कपड़े उनको साफ सुथरा रखेंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि 2014 के रिसर्च वर्क ने यह सिद्ध कर दिया है कि ब्लैक फंगस इज हॉस्पिटल जेनरेटेड डिसीज, इट इज नॉट ए नॉर्मल डिसीज। ये कोई संक्रमक नहीं है, ये छूत की बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगेगी। और समय पर अगर इसको पहचान लिया जाए, पहचानने का तरीका है, एक तो उसमें तेज बुखार आता है और सिरदर्द बहुत भयंकर होता है, और जो अपना जबड़ा है ऊपर का तलुआ, उस तलुए के नीचे जंक्शन में जहाँ नासिका आकर मिलती है, उसके नीचे देखेंगे काला स्पॉट अगर बनता है, कालोच आ जाती है, तो आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। क्यों? बहुत तेजी से फैलता है और ये फैलकर सीधे ऑप्टिकल नर्व को दबाएगा, ब्रेन में घुस जाएगा, तो फिर बचाना ही मुश्किल है। इसलिए डॉक्टरों को जो है आंख तक निकालना पड़ती है। लेकिन बहुत कम केसेज में होती है। 10 लाख में अगर एक व्यक्ति को हो गया तो कोई ऐसी महामारी नहीं है। फिर भी इसके बचने के तरीके हैं, इससे डरने की कतई आवश्यकता नहीं है।
मेरा तो अपना विचार है कि तीसरी वेव के लिए लोग इतने घबरा रहे हैं अभी से। तीसरी वेव नहीं आने वाली है, आ भी जाएगी तो हम निपट लेंगे कि हम अब अच्छी तरह से 2 लहरों के बाद अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम किस तरह से कोरोना से निपट जाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लोगों को ट्रेनिंग भी मिल रही है, सब घर के अंदर हैं और परहेज करने लगे हैं। तो निश्चित रूप से हमको भय आतंक की आवश्यकता नहीं है। हम कोरोना से युद्ध में जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। तो इसका जो इलाज है वो काफी महंगा है कि मतलब एक सामान्य इंसान है वो आखिरी वक्त पर मैनेज नहीं कर पाता। देखिए, फंगस की जो बीमारी है, ब्लैक फंगस की, उसकी जो दवा है लंबे समय तक चलने वाली है। 3,500 रुपए का एक इंजेक्शन आता है, 2 महीने तक रोज लेना पड़ता है। ये सामान्य क्या, उच्च वर्ग के लोगों के लिए भी काफी एक वो है, क्योंकि ये दवा विदेशों से हमको आयातित करा पड़ती है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि जिनको जरूरत होगी उनको ये दवा मंगा कर दी जाएगी और दी जा रही है। लेकिन दवाओं का हमारे यहाँ दुरुपयोग बहुत हो रहा है। जैसे रेमडेसिविर जो है, अनावश्यक रूप से लगा रहे हैं। अभी WHO ने कल ही उसकी घोषणा की, 8 महीने बाद पहली लहर में उन्होंने जो है प्लाज्मा थेरेपी दी थी। प्लाज्मा थेरेपी का रिजल्ट है कि प्लाज्मा थेरेपी कोई काम नहीं करनी, यानी जिस मरीज को कोरोना हो गया उसके मरीज के खून में से प्लाज्मा निकालकर नए मरीज के शरीर में चढ़ाना, एंटीबॉडी चढ़ाना, वो पूरी तरह से नाकाबिल सिद्ध हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट की स्टेज है, क्योंकि कोरोना वायरस पहली बार ये चमगादड़ से निकल कर आदमी को घुसा। हालांकि चमगादड़ें जो है लाखों साल से हैं, आदमी भी लाखों साल से हैं, लेकिन ये विपदा पहली बार आई है। क्यों आई है, कैसे आई है, कब तक रहेगी, इसके बारे में शोध चल रहे हैं। सर, अभी थर्ड वेव भी आने की संभावना जताई जा रही है, बच्चों के लिए काफी खतरनाक होती है। कैसे बच्चों को पोषण रखना चाहिए? देखिए, आपने जो बात कही है ना थर्ड वेव की, ये मेरा अपना विचार है, थर्ड वेव बिल्कुल नहीं आएगी। आएगी भी तो वो अपने रास्ते चली जाएगी। जरूरत है हमको सावधान रहने की और हमारी चिकित्सा व्यवस्था का जो मैनेजमेंट है उसको सुदृढ़ करने की। ये हुआ नहीं है, क्योंकि अब चूंकि आपने प्रश्न उठाया इसलिए मैं विस्तार से आपको बता दूं कि आखिर ये कोरोना वायरस जानवरों से निकल के आदमी में आया कैसे। मैं पहले भी इसका पर्याप्त प्रमाण दे चुका हूं और यह जेनेटिकली म्यूटेट है। क्यों है, कैसे है, किसने किया है, ये अलग से मुद्दा है, उस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। पर तीसरी वेव आने का जो हवा बनाया है, मेरे ख्याल से उन लोगों ने बनाया है जो भारतीय जनमानस को परेशान करना चाहते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, तीसरी लहर कोरोना की नहीं आएगी, आएगी भी तो वो अपने आप लौट कर चली जाएगी, क्योंकि तब तक हमारी जो जनसंख्या है बहुतायत करीब 25% वैक्सीनेटेड हो जाएगी। और दूसरी चीज, हमको उसकी ट्रेनिंग पर्याप्त मिल गई है। हमने लाखों लोगों को परेशान होते देखकर अब देख लिया है कि हम इस बीमारी से कैसे निपट सकते हैं। अब तो गांव-गांव के बच्चे समझने लगे हैं, बगैर मास्क लगाए अगर कोई दिखता है तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मास्क लगाइए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है और इसी चेंज के कारण मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तीसरी लहर खतरनाक नहीं होगी। और अव्वल तो वो आएगी नहीं, आएगी भी तो चुपचाप चली जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। गांव में लोग अवेयरनेस इस बीमारी के बारे में, गांव में लोगों को जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों फैल रहा है, उसका एकमात्र कारण है हमारी जो मास एजुकेशन होना चाहिए ना, वो नहीं है। अभी भी जो लोग हट्टे कट्टे मजबूत हैं, जिस दिन आपके यहां कर्फ्यू में ढील मिलती है, 56 में कितनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, सराफा में कितने लोग पहुंच जाते हैं, थोड़ी देर के लिए खोल के देखिए। जब तक हम जनमानस के दिमाग में इस रोग की भयावहता और इससे बचने के उपाय जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये महामारी नहीं जाएगी, गांव गांव पहुंच जाएगी। लेकिन अब ये हमारी कमजोरी है कि हम ये जन जन तक
इस बीमारी की सच्चाई के बारे में, इसके इलाज के बारे में उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ एक डॉक्टर, धन्यवाद, वैज्ञानिक डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि कैसे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैल रहा है, कैसे इसका काबू पाया जा सकता है, थर्ड वेव को लेकर और लोगों को जागरूक